हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जो CBSE सिलेबस से NCERT की बुक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों पार्ट 2, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, है ना। और इस पार्ट का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 3 भागों में बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। ये लेसन थोड़ा लंबा था ना, इसलिए हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन 3 भागों में किया है। वो आप लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने बैक एक्सरसाइज शुरू करी, प्रश्न अभ्यास, जिसमें मौखिक प्रश्न किए, लिखित प्रश्न के भाग क, ख, ग, है ना। तीनों को अच्छी तरह से हमने कर लिया है और तीनों के लिए अलग अलग वीडियोस भी हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में प्रश्न उत्तर लिखे हैं। तो आज हम लोग इसके आगे जो भाषा अध्ययन है, यानी कि जो ग्रामर यानी व्याकरण का जो पार्ट है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी किताब में पीछे है और बीच में जो ग्रामर है उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर एक्स्ट्रा समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये देखिए, आपकी क्लास 9 की NCERT हिंदी की किताब है, स्पर्श भाग 1, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषा अध्ययन। किताब अगर खोल लेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं तो ऐसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं और उत्तर भी लिखे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में कौन सा पाठ है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। ठीक है, शब्दों की व्याख्या आपको करनी है, लेकिन पाठ के संदर्भ में ही करनी है, क्योंकि जब कोई जो शब्द होते हैं ना, तो उनके जो अर्थ होते हैं उससे संबंधित आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसी पाठ के संदर्भ में हमें बताना है, तो हम इसी पाठ से उदाहरण लेते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये शब्द दिए हुए हैं, अब उत्तर देख लेते हैं। पहला शब्द है बच्चों निहारा है। ठीक है, निहारा है यानी कि इसका अर्थ होता है बहुत ध्यान से, विस्मय के साथ देखना, बड़े प्रेम से ध्यान से किसी चीज़ को देखना, उसे हम निहारना कहते हैं। तो इसको हम लोग समझाते हैं ना कि पाठ में क्या लिखा था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व उसे निहारा, है ना। निहारा मतलब ध्यान से देखा। ठीक है, तो ये आप इसको वाक्य भी कह सकते हैं और इसे आप इसकी शब्द की व्याख्या पाठ के अनुसार भी कह सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। धसकना। धसकना इसका शब्दार्थ होता है नीचे धंस या दब जाना। ठीक है, तो बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीले धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धसक जाता है। धसक जाता है ना, हम लोग ने पाठ में पढ़ रहे थे ना कि बर्फ़ की हिमपात जिसे कहते हैं, भारी चट्टान गिरने से क्या होता है, नीचे गहरा गड्ढा बन जाता था जिससे वो धसक जाता है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। खिसकना यानी कि धीरे धीरे सरकना। ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं, अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खिसक जाती हैं, और यही इसी उसमें तो होता है ना, कभी कभी गिर जाती हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग खिसकने की बात कर रहे हैं। अगला शब्द देखते हैं, सागर माथा। इसका हम लोग ने प्रश्न भी तो किया था। सागर माथा, सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा। माथा यानी कि मस्तक, है ना बच्चों। अर्थात एवरेस्ट, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए उसे सागर माथा कहते हैं ना। ये भी प्रश्न हो सकता है कि सागर माथा क्यों कहते हैं, क्योंकि सागर नीचे होता है बिल्कुल, और गहराई के लिए हम सागर की बात करते हैं और ऊंचाई के लिए एवरेस्ट की, है ना। इसी तरीके से सागर का, अगर सागर को हम एक इंसान, एक व्यक्ति मान लें, तो वो उसका माथा है एवरेस्ट। ठीक है, नेपाली लोग, अब देखिए ये हम लोग बुक से ले रहे हैं। नेपाली लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जो लेखिका को पसंद आया। ठीक है,
अगला देखते हैं जायज़ा लेना यानी कि अनुमान लगाना। एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया था। ठीक है, अंदाज़ा लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जैसा कि देखो शब्द से पता लग रहा है, नौ मतलब नया, सिखिया सीखने वाला। तो नया सीखने वाला, जो नया नया किसी काम को सीखता है ना, उसे कहते हैं नौसिखिया। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेनजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा। ठीक है, लेकिन लेखिका ने कहा था ना जब तेनजिंग उनसे मिलने आए थे कि मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ, पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने जा रही हूँ, इसलिए ये बात कही गई थी। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में क्या करना है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह कैसे लगाना है। देखिए यावक के प्रश्न दिए हुए हैं, क ख का 3 वाक्य दिए हैं। पहला देखिए, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब देखो इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा है बच्चों। इसका उत्तर नीचे हाथों हाथ देख लेते हैं ना। उत्तर क में देखिए उन्होंने कहा, ठीक है, इसके बाद एक कॉमा होगा। अब उनका कहा हुआ एज इट इज़ लिखा हुआ है, वो उनसे कह रहे हैं, तभी तो तुम कहकर पुकार रहे हैं। तो जब एज इट इज़ कहा जाता है तो एक तरह का ये संवाद है ना। आप लोग संवाद भी पढ़ रहे हैं, तो एक तरह का संवाद है, तो उसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उसी के शब्दों में लिखी होती है ना, तभी तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो इस पूरे उनकी कही हुई बात को कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, है ना, एक वाक्य कहा उन्होंने, तो हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था, फुल स्टॉप लगाएंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमें कोई भी फुल स्टॉप लगाना पहले ज़रूरी है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब पूरा दरवाज़ा बंद हो गया, इसके बाद उसमें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये फाइनल डोर होता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, ख वाक्य, क्या तुम भयभीत थी। अब देखो पढ़ने से ही पता लग रहा ना, ये तो प्रश्न है। पहली बात तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। दूसरे उनके द्वारा कहा गया डायरेक्ट वाक्य है, उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। देखो इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद करने से पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने आपको बताया बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा आखिरी दरवाज़ा होता है, ठीक है, उसे लास्ट में लगाते हैं। चलिए ग वाक्य को देखते हैं, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। अब ये भी देखो एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें भी सेम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, प्रश्न लगा देंगे और चूंकि उन्होंने जो डायलॉग बोला एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जब एज इट इज़ डायलॉग होता है किसी के द्वारा बोला गया तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ मैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न 3 पे आते हैं। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। तो शब्द युग्म क्या होता है, देखो वॉकी और टॉकी लिखा हुआ है, इसके बीच में एक छोटी सी डंडी है ना, हाँ, जिससे ये वॉकी और टॉकी को जोड़ा गया है। तो ये जब इस तरीके से जोड़ते हैं ना हम, तब उसे शब्द युग्म कहते हैं। चलिए आपके लिए मैं थोड़ी सी परिभाषा लेकर आई हूँ, ये आपकी किताब में पीछे नहीं है लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, देखिए शब्द युग्म का अर्थ है 2 शब्दों का जोड़ा। ठीक है, हमेशा दें शब्द युग्म का मतलब 2 शब्द जरूर होंगे, है ना, 2 शब्दों का जोड़ा होगा जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और जिनका अर्थ या तो समान होता है या विपरीत होता है। ठीक है, समान भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। और ये क्यों ऐसा करते हैं हम, ऐसे शब्द युग्म हम क्यों बनाते हैं बोलते समय, तो ये शब्द युग्म वाक्य को अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए समानार्थक शब्द युग्म, ठीक है, ये शब्द युग्म ऐसे हैं
जिनमें दोनों शब्दों का अर्थ समान है ना। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका समान अर्थ होता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, धन संपदा, है ना। धन और संपदा को बीच में एक डैश के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये दोनों शब्दों का समान अर्थ होता है, धन और संपदा। ठीक है। दूसरा देखिए, आदर सत्कार, है ना। हम कहते हैं ना कि आदर सत्कार किया जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगला उदाहरण है विलोम शब्द युग्म। अब विलोम शब्द तो आपको पता ही है, ऑपोजिट होते हैं ना, तो यहाँ पर विलोम शब्द युग्म ही बनते हैं। जैसे जन्म मरण, कहते हैं ना जन्म मरण तो ईश्वर के हाथ में है। ऊपर नीचे, क्या ऊपर नीचे कर रहे हो, है ना। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। फिर अगला देखिए, पूरक शब्द युग्म। ये पूरक शब्द युग्म होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के साथ दूसरा मिलके उसको पूरा करता है, इसलिए इन्हें पूरक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी सब्जी, है ना, रोटी सब्जी खा लो। दाल भात, है ना, दाल भात एक साथ ही खाए जाते हैं ये चीज़ें, इसलिए इन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है। और देखते हैं एक उदाहरण, देखिए निरर्थक शब्द युग्म। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनको कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होते हैं। चाय वाय, अरे भाई चाय वाय पी के जाना, है ना, तो वाय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूं ही फोर्स आती है, इससे थोड़ा सौंदर्य आता है बोलने में, इसलिए इस तरह से बोला जाता है। भाई ज़्यादा टोका टाकी मुझे पसंद नहीं है ना। टोका टाकी तो जो शब्द है वो तो टोका है, लेकिन टाकी जोड़ के शब्द युग्म बना दिया गया है। ठीक है। चलिए, अब आपकी किताब में जो उदाहरण है उनको हम लोग देख लेते हैं। इनमें हमें शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो आपका पहला दिया हुआ है टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी, तो एवरेस्ट की बर्फीली चोटियाँ बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। ठीक है। जब दूर से देखा था ना बचेंद्री पाल ने, तो दूर से उन्हें लगा कि अरे ये तो बर्फीली, ऐसा लग रहा बर्फीली नदी है दूर से। ठीक है। दूसरा देखिए शब्द युग्म गहरे चौड़े। इसका वाक्य हम प्रयोग देखिए, पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था। ठीक है। ये हमने कहीं से भी बना सकते हैं वाक्य प्रयोग, ज़रूरी नहीं है ये लेसन में से, है ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आसपास, रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था, है ना। आप चाहें तो दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। हक्का बक्का, है ना, अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए। इधर उधर, जंगली रास्ते पर इधर उधर देख कर चलना चाहिए। ठीक है। या फिर हमें रास्ता, रोड क्रॉस करते समय इधर उधर देख कर चलना चाहिए। ठीक है। लंबे चौड़े, चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं, है ना। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। चलिए, अब आते हैं प्रश्न 4 पे। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। अब उदाहरण में आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, अनुकूल प्रतिकूल। ठीक है। और बाकी शब्द दिए हुए हमें उसके विलोम बनाने हैं। नियमित, इसका हो जाएगा अनियमित। विख्यात, कुख्यात। आरोही, अवरोही। निश्चित, अनिश्चित। सुंदर का असुंदर या बदसूरत। ठीक है। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। ठीक है। बच्चों, ये पूरा ग्रामर पोर्शन एक ही वीडियो में मुझे कवर करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको इसी तरह से समझिएगा। ठीक है। अब उपसर्ग हम लोग पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको समझाया था, और याद रखना मैंने बताया था कि देखो उपसर्ग जैसे वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला में उ पहले आता है, प बाद में आता है, तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने की, जिससे आप भूले नहीं। अब देखिए उपसर्ग उदाहरण जो इसमें दिए हुए पहले वो देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे पुत्र, पुत्र में हमने क्या जोड़ दिया, सुपुत्र। ठीक है। वास, है ना, ये हमने नहीं जोड़ा, मतलब ये आपकी बुक में दिया हुआ है।
एक उदाहरण दिया हुआ है पुत्र सुपुत्र, और बाकी जो दिए हैं वो हमें खुद बनाने हैं। वास, व्यवस्थित, कूल, गति, रोहण, रक्षित, है ना, ये सारे शब्द दिए हुए हैं जिनमें हमें उपयुक्त उपसर्ग लगाना है। चलो अभी लगाते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या होता है ना। उपसर्ग वे सब शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या है उपसर्ग? वे शब्दांश यानी शब्द का एक टुकड़ा है ना, शब्द का एक अंश है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर, ध्यान रखना, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। या तो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसे कोई विशिष्ट अर्थ देते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कुछ विशेषता जोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। किसी भी शब्द में हमें कुछ शब्दांश शुरू में जोड़ना है और इस तरह से वो बदल के कुछ और उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो हमें उदाहरण लेने हैं आपके। अब देखिए, वास शब्द दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आ जोड़ देंगे। आ एक उपसर्ग है जिसे जोड़ कर बन जाएगा आवास, है ना। अर्थ चेंज हो गया। वास मतलब रहना, निवास करना, और आवास मतलब घर, निवास स्थान। ठीक है ना। दूसरा देखिए, व्यवस्थित। व्यवस्थित में अ जोड़ दिया तो बन गया अव्यवस्थित। बच्चों ऑपोजिट बन जाता है। अ जोड़ के अक्सर आप देखेंगे जब अ उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो शब्द जो है उसका विलोम बन जाता है। ये भी ट्रिक है, ध्यान रखना। कई बार आपको नहीं आया विलोम तो भी आप अ जोड़ के देखना कि उससे ऑपोजिट या विलोम बन जाता है। अब देखिए, कूल। कूल शब्द दिया हुआ है, इसके आगे हम जोड़ देते हैं प्रतिकूल, है ना, तो प्रतिकूल शब्द बन गया। अन जोड़ देते हैं, अनुकूल भी बन सकता था। ठीक है, इस तरीके से गति। गति में हम दुर शब्द जोड़ देते हैं तो दुर्गति हो जाता है। सद जोड़ देते तो सदगति हो जाता। ठीक है, अब देखिए, रोहड़। रोहड़ में हमने अव जोड़ दिया तो अवरोहण हो गया। ठीक है, रक्षित। रक्षित में सु जोड़ दिया तो सुरक्षित। इस तरह से हमें जोड़ना है और देखना है कि इससे एक अच्छा शब्द बनता है। कोई अर्थपूर्ण बढ़िया शब्द बनना चाहिए। इस तरीके से हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये आपको दिए हुए हैं अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको ये भरना है, इनमें से क्या भरना है। तो बच्चों रिवीजन के लिए वैसे तो मैं फटाफट भर के आपको बता दूंगी, लेकिन एक बार रिवाइज तो करें। क्रिया विशेषण होता क्या है भाई? क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण क्या होता है? किन बच्चों को याद है? बताइए बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए, क्रिया जैसा कि शब्द से ही आपको पता लग रहा है, क्रिया यानी कि कार्य, यानी कि वर्ब, किसी काम को करना, वो क्रिया कहलाती है। जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये भी तो क्रिया है ना, हो रही है ना क्रिया। अब देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग बच्चे हैं, है ना, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छे आपकी विशेषता बता रहे हैं ना। ठीक है, तो ये होता है विशेषण। अब ये शब्द आया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब यहाँ इसका अर्थ विशेषण में किस तरह से चेंज हो जाएगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। ये क्योंकि विशेषण नहीं है, ये क्या है? क्रिया विशेषण। यानी कि जो क्रिया चल रही है ना उसकी विशेषता बतानी है। जैसे अंजू मैम पढ़ा रही है ना अभी, तो अंजू मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। कैसा पढ़ा रही है? बहुत अच्छा। तो कैसी ये हो गई? ये हो गया क्रिया विशेषण कि अंजू मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है ना। तो बहुत अच्छा क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया कैसे, कब, कहाँ
या कितनी बार हो रही है यह बताते हैं, है ना। वे क्रिया के बारे में अधिक जानकारी जोड़ते हैं, जैसे कि उसका तरीका, समय, स्थान या मात्रा। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है ना। चलना क्रिया हो गई। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो ये उसकी चलने की विशेषता बता रहा है ना, इसलिए क्रिया विशेषण है। इसी तरह से हो सकता है वो तेज चलता है, तो तेज चलना भी चलने की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। फिर देखिए, आज जोड़ते हैं हम आज जाएंगे, है ना। तो जाएंगे तो क्या है? क्रिया। लेकिन हम आज जाएंगे, कब जाएंगे? आज, है ना। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। फिर वे वहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। वहाँ तो खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? वहाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो खेलने की क्रिया है उसका स्थान बताया जा रहा है, यानी एक विशेषता बताई जा रही है कि वे खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं। इसी तरीके से वो बहुत बोलता है ना। तो बहुत बोलना तो हो गई क्रिया बच्चों। कैसा बोलता है? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्रिया की मात्रा बताई जा रही है कि जितना बोलता है बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इस तरह से भी क्रिया विशेषण होता है। समय भी बताता है, क्रिया विशेषण स्थान भी बताता है, क्रिया विशेषण मात्रा भी बताता है, ठीक है ना। और क्रिया विशेषण को अव्यय भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि उसके रूप में, लिंग में, वचन में या कारक में कोई भी बदलाव नहीं होता है। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या कारक के अनुसार, है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। लिंग चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, क्रिया विशेषण वैसे ही रहता है। चलिए अब किताब के उदाहरण देख लेते हैं। मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा, ठीक है। इसमें से हम भर देंगे मैं अगले दिन यह कार्य। अगले दिन जो है क्रिया विशेषण है। कब कर लूँगा? अगले दिन। बादल, अब डैश था ना, बादल गिरने के अब कुछ देर बाद, ये आपका क्रिया विशेषण है। ही वर्षा हो गई। वर्षा हो गई कब हो गई? बादल गिरने के कुछ देर बाद, ठीक है। अब ग देखते हैं। उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली, है ना। फिर नानकेसा को सुबह तक गांव जाना था, ठीक है। इस तरह से हमने इनको पढ़ लिया। चलिए, इसमें योग्यता विस्तार का आपका भाग है। थोड़ा सा मैं इसमें से भी 2 क्वेश्चंस ले रही हूँ, मुझे लगा कि आपके काम के हैं। बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। इस पाठ में आए 10 अंग्रेज़ी शब्दों का चयन कर उनके अर्थ लिखिए। तो देखिए अंग्रेज़ी शब्द क्या क्या आए हैं। तो बेस कैंप आया है। बेस कैंप का मतलब होता है जो आधारभूत या मुख्य पड़ाव है, जहाँ पर हम सब एक साथ इकट्ठे होंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू होगी, तो उसे हम आधारभूत या मुख्य पड़ाव कहते हैं। दूसरा है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होती है? हिम की नदी, हिमनद या फिर बर्फीली नदी, ठीक है। फिर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर मरीजों को लाने ले जाने का उपकरण, ठीक है। साउथ, साउथ यानी दक्षिण, ट्रांसलेशन है सीधा सा। कुकिंग गैस, खाना पकाने वाली गैस, हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्राणवायु होती है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, या फिर जीवन दायिनी गैस भी कहते हैं, ठीक है। कुली, बोझा उठाने वाले व्यक्ति। वॉकी टॉकी, बात करने का एक उपकरण। सिलेंडर, एक बेलनाकार बर्तन, है ना। सिलेंडर गैस का सिलेंडर भी होता है बच्चों, जो घर में हम लोग खाना पाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं ना, लेकिन बेलनाकार बर्तन भी सिलेंड्रिकल कहलाता है, ठीक है। थर्मस, ठंडा या गर्म रखने वाला बर्तन, ठीक है। चलिए इसमें एक दूसरा प्रश्न और है। पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीज़ों के नाम लिखिए। तो इसी पाठ के अंतर से ही हम चीज़ों को ना छांट लेंगे। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए रस्सी है, फावड़ा है, ऑक्सीजन है, टेंट है, वॉकी टॉकी है, थर्मस, चाय, एल्युमिनियम की सीढ़ी, बिस्तर, चाकू, हथौड़ा, कील, स्ट्रेचर, है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं। इनमें से अगर कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि 5 चीज़ें बताइए, 2 चीज़ें बताइए, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेसन आपका इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो बीच बीच से छोटे छोटे रह गए हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो करेंगे। वो लास्ट वीडियो होगा इस लेसन का और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से करिए, ताकि आप आसानी से हिंदी पढ़ पाएँ। 9th क्लास के बच्चे खूब इजी ढंग से पढ़ लें और बन जाए हिंदी के टॉपर्स। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।